आप सभी को नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। 69th बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम हमारा लास्ट एग्ज़ाम हुआ है और आज की कक्षा थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हम विशेष रूप से मेंस एग्ज़ाम को लेकर के बात करने वाले हैं। रात्रि 8 बजे आपका ये सेशन होगा। सोमवार मंडे टू फ्राइडे आपका ये सेशन होगा रात्रि 8 बजे। इसमें हम मेंस के साथ साथ बिहार स्पेशल को भी देखेंगे और डेली की न्यूज को भी देखेंगे। डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज होंगी उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे, विशेष रूप से बिहार से संदर्भित। लेकिन आज का जो ये सेशन हमारा है, क्योंकि एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम को लेकर के बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जब हम बात कर रहे हैं मेंस एग्जाम की, जब हम बात कर रहे हैं 69th बीपीएससी एग्जाम की, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कुछ बदलाव हुए हैं हमारी मुख्य परीक्षा में जो 68 बीपीएससी से लागू हो गए थे। तो 68 बीपीएससी से कुछ बदलाव ऐसे थे जो लागू हुए थे। तो नए संदर्भ में जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 69th, उसके संदर्भ में हमें चीजों को देखना है। 69th जो हमारा बीपीएससी एग्जाम हुआ, मतलब नेक्स्ट एग्जाम भी जब तक कोई नोटिफिकेशन ना आए तब तक हमें यही याद रखना है, इसी तर्ज पे तैयारी करनी है कि इसी पैटर्न पर हमारा एग्जाम होगा। तो 69th बीपीएससी जो एग्जाम हुआ उसमें यदि हम बात करें तो उसमें आपको देखने को मिला एक पेपर आपका सामान्य हिंदी का आपको देखने को मिला। सामान्य हिंदी का एक पेपर देखने को मिला। सामान्य हिंदी का जो पेपर था 100 अंकों का पेपर था और इसके लिए भी जो आपको समय दिए गए वो 3 घंटे का समय यहाँ पर आपको दिया गया। ठीक है, और ये जो पेपर था ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको दूसरा सेक्शन देखने को मिला सामान्य अध्ययन का। दूसरा जो सेक्शन आपको देखने को मिला वो देखने को मिला सामान्य अध्ययन का। और सामान्य अध्ययन की जब हम बात कर रहे हैं तो सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र यहाँ पे आपको देखने को मिले, पेपर संख्या 1 और पेपर संख्या 2। 2 पेपर आपको देखने को मिले, पेपर संख्या 1 और पेपर संख्या 2। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 69th बीपीएससी मेंस में आपको निबंध का एक सेक्शन देखने को मिला। निबंध का एक सेक्शन देखने को मिला और निबंध का जो एक सेक्शन था ये 300 अंकों का था। तो 300 अंकों का एक निबंध का भी सेक्शन आपको देखने को मिला। निबंध के बाद यदि आप देखें तो आपको ऐच्छिक विषय देखने को मिले। ठीक है, ऐच्छिक जो विषय था वो देखने को मिला। और ऐच्छिक विषय की यदि हम बात करें तो ये जो है 100 अंकों का था। ठीक है, इतनी चीजें आपको 69th बीपीएससी मेंस एग्जाम के संदर्भ में देखने को मिली। अब इसी के तर्ज पे हमें चीजों को समझना है। सबसे पहले जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा सामान्य अध्ययन पर। मतलब सबसे पहले हमें सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु को समझना है कि सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार का है, किस नेचर का है और किस प्रकार से इसको हम हैंडल कर सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर हम अपनी चीजों को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आगे की चर्चा करते हैं। अब जैसे सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन का अभी मैं आपको प्रश्न पत्र भी दिखाऊंगा। सामान्य अध्ययन का आप सब ने, क्योंकि आप सब लगातार तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं आपने पेपर देखा होगा। सामान्य अध्ययन के 2 पेपर आपको जैसे मैंने बताया कि देखने को मिला, पेपर संख्या 1 या जीएस पेपर 1 और दूसरा जीएस पेपर 2। 2 आपको पेपर देखने को मिला। अब जीएस पेपर 1 जो था, जीएस पेपर 1 जो था, यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिला, दोनों पेपरों में यदि मैं बात करूं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों की यदि मैं बात करूं तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा बदलाव दोनों में देखने को नहीं मिले हैं। बहुत ज्यादा बदलाव दोनों में देखने को नहीं मिले हैं। क्या मूलभूत अंतर है उसको आइए हम समझते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कोई बहुत ज्यादा अंतर जीएस पेपर 1 और 2 में देखने को नहीं मिल रहा है। क्या अंतर देखने को मिल रहा है अभी उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे तो आपको जीएस पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या है कि आपको जो सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, प्रश्न पत्र में जो सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यहां पर भी आपको 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। सेक्शन 1,
सेक्शन 2 और सेक्शन 3। 3 सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इतिहास के प्रश्न। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इतिहास में भी आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े प्रश्न। सेक्शन 2 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है IR प्लस करेंट अफेयर्स आपको देखने को मिलता है। और सेक्शन 3 जो है ये स्टैटिक्स प्लस DI का सेक्शन है। स्टैटिक्स और DI के प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ GS 2 में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेक्शन 1 है, यहाँ पर भी 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो सेक्शन 1 में आपको भारतीय राज व्यवस्था के प्रश्न देखने को मिलते हैं, भारतीय राज व्यवस्था के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और यहीं पर सेक्शन जो 2 आपका देखने को मिल रहा है, सेक्शन 2 में आपको अर्थव्यवस्था और भूगोल के प्रश्न देखने को मिलते हैं, अर्थव्यवस्था और भूगोल के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और सेक्शन 3 जो आपको GS पेपर 2 में देखने को मिलता है, सेक्शन 3 में आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्न देखने को मिलते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको 3 सेक्शन दोनों में देखने को मिलता है, ये दोनों में समानता है। किस सेक्शन में क्या पूछा जाता है उसको लेकर के मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। अब बदलाव क्या हुए हैं 68 से, इनमें बदलाव क्या हुए हैं। 68 जो BPSC एग्जाम था, BPSC मेंस जो था, वहां से क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। 68 से जो बदलाव किए गए, जैसे आपने देखा अभी कि 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। अभी जो 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं इनमें प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। सेक्शन 1 में 3 प्रश्न आपको दिए होते हैं, सेक्शन 2 में भी 3 प्रश्न आपको दिए होते हैं और सेक्शन 3 में 2 प्रश्न दिए होते हैं। मतलब टोटल 8 प्रश्न आपको करने होते हैं। नवीनतम बदलाव जो है, नवीनतम बदलाव की जब हम बात करते हैं तो नवीनतम बदलाव में क्या हुआ, नवीनतम बदलाव में क्या कर दिया कि जो सेक्शन है, जो आपको देखने को मिलता है, जो ये सेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या बदलाव किया है इसको मैं बताता हूँ। जैसे सेक्शन 1 है, जैसे हमने बताया कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं 3। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रत्येक सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन होगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपको सेक्शन 1 में, 1, 2 और ये तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिया है कि इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 प्रत्येक सेक्शन के पहले प्रश्न में क्या कर दिया, यहाँ पे 5 प्रश्न दे दिए गए, A, B, C, D, E। इस तरह से 5 भागों में इसको बांट दिया गया है और ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, 8-8 अंक और 7 अंक के प्रश्न हैं। टोटल जोड़ के इनका भी मार्क है 38 अंक। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया कि सेक्शन ए में छोटे छोटे प्रश्न आपको लिखने हैं और ये भी 38 अंक के होंगे, सब मिला के कोई 8 का है, कोई 7 का है। सेक्शन फर्स्ट में, ये तो पहले प्रश्न की बात हो गई। सेक्शन फर्स्ट में ही यदि आप दूसरे प्रश्न की बात करते हो, सेक्शन फर्स्ट में यदि दूसरे प्रश्न की बात करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 प्रश्न आपको दिए होंगे। ठीक है, 2 प्रश्न आपको दिए होंगे, या तो आपको पहला करना है या तो आपको दूसरा करना है। मतलब प्रत्येक सेक्शन में जो दूसरा प्रश्न होगा उसमें आपको अथवा का विकल्प होगा, या तो आप पहला करिए या तो दूसरा करिए। और यहाँ पर भी एक ही करना है, 38 अंक मिलेंगे। इसी तरह से सेक्शन फर्स्ट का जो तीसरा प्रश्न होगा वहां पर भी यही व्यवस्था लागू है कि यहाँ पर भी 2 प्रश्न दिए हैं, आपके पास विकल्प है, आप दोनों में से किसी एक का जवाब दीजिए और 38 अंक ले जाइए। ये तो सेक्शन 1 की बात की गई। सेम चीजें सेक्शन सेकंड में भी हैं। सेक्शन सेकंड का भी प्रथम प्रश्न इसी तर्ज पे होगा कि पहला प्रश्न जो है कई छोटे छोटे प्रश्नों में बटा होगा और इस तरह से देखने को मिलता है। अब बात आती है सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में थोड़ा सा बदलाव है, और क्या बदलाव है आइए देखते हैं। जब हम बात करते हैं GS पेपर 1, GS पेपर 1 में जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है ये किसका है, स्टैटिक्स एंड DI का सेक्शन है। तो यहाँ पे लिखना तो है नहीं, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे कि कंपलसरी है और 5 प्रश्नों का जवाब देना है।
तो सेक्शन थर्ड में क्या व्यवस्था है कि यहाँ पे भले ही 2 प्रश्न हैं लेकिन कुल मिला के 4 प्रश्न होंगे। मतलब सेक्शन थर्ड का पहला प्रश्न जो होगा मतलब क्रम संख्या 5 ये होगा 7वां प्रश्न, ठीक है, 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न। तो 7वें में भी 2 पार्ट दिया होगा ए बी, 8वें में भी 2 दिया होगा ए बी, दोनों में से एक करना होता है। यहाँ भी आपको विकल्प है दोनों में से कोई एक करिए, यहाँ भी आपके पास विकल्प है कि दोनों में से एक करिए, और ये 36 अंकों के होते हैं। तो ये तो बात हो गई GS1 की। अब यदि हम GS2 की बात करें तो GS2 में आप जानते हैं कि जो सेक्शन संख्या 3 है ये संबंधित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो यहाँ वही व्यवस्था, पूर्व वाली व्यवस्था लागू है जो सेक्शन 1 और 2 में है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझना है, जो आपको जानना है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और किस प्रकार से आपको इसको हैंडल करना होता है। आगे बढ़ते हैं तो अब कुछ चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र में दिखा देता हूं तो चीजें आपकी और क्लियर होंगी। ये आपका प्रश्न पत्र है, ये आप देख रहे होंगे, ये आपका प्रश्न पत्र है, जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया, ये क्या देखने को मिल रहा है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट देखने को मिल रहा है। समय क्या है, 3 घंटे का समय दिया जा रहा है यहाँ पे, और समय के साथ साथ यदि आप देखें तो मार्क कितने दिए जा रहे हैं यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, टोटल जो मार्क दिए जा रहे हैं वो 300 अंकों का ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब 300 अंकों का ये देखने को मिल रहा है और समय 3 घंटे। अब सेक्शन 1 है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या व्यवस्था है कि सेक्शन 1 का ये पहला प्रश्न है, यहाँ पे कोई भी विकल्प आपके पास नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं। मतलब ये 5 प्रश्न हैं और ये 5 प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको करने हैं, ठीक है। ए से लेकर के ई तक 5 प्रश्न हैं, जिनमें से पहले 3 8-8 अंक के और बाद के 3 7-7 अंक के हैं। मतलब ये आपको अनिवार्य रूप से करने। सेक्शन फर्स्ट का पहला प्रश्न है। अब जब सेक्शन फर्स्ट के दूसरे प्रश्न में आप जाते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत ए और बी 2 प्रश्न दिया है, लेकिन कोई एक ही करना है। यहाँ पर भी आपके पास सुविधा दे दी गई कि इन दोनों में से कोई एक ही करना है, और इस प्रकार से आप इनको बेहतर तरीके से कर सकते हो। इसी तरह से सेक्शन 3 में जाएंगे, वही व्यवस्था है कि पहला ए दिया है और अथवा में करके बी दिया है, मतलब दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो ये तो सेक्शन 1 की बात होगी। सेक्शन 1 के बाद फिर जैसे सेक्शन सेकेंड शुरू हो गया यहाँ से, ये आपका सेक्शन सेकेंड है। सेक्शन सेकेंड में भी ये देखो पहला प्रश्न है, वैसे टोटल प्रश्न संख्या के अनुसार से चौथा प्रश्न है, लेकिन सेक्शन 2 का ये पहला प्रश्न है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि ए बी सी आगे डी और ई के रूप में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, और कोई 8 का है, कोई 7 का है, और टोटल मिला के वही हो रहे हैं कितने अंक, टोटल मिला के वही संख्या हो रही है जो अभी तक आपने देखा था, 38 अंक, ठीक है। अब इसके बाद जब जाओगे आप दूसरे सेक्शन के दूसरे प्रश्न में तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे विकल्प है। मतलब या तो आप इसको करिए या तो आप इसको करिए, मतलब ये विकल्प हर जगह आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे आपको देखने को मिलता है, ये पेपर 1 है तो सेक्शन 3 जैसे मैंने बोला स्टैटिक्स और डीआई का होता है। तो प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पे दी हुई है। प्रश्न संख्या 7 में यदि आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 ये रहा आपका। प्रश्न संख्या 7 में यदि आप देखें तो कई सारे प्रश्न इसमें हैं, ए बी सी डी ई, वो तो अलग बात हो गया, लेकिन यहाँ पर भी आपको विकल्प दिया है कि भैया या तो आप 7 का ए कर लो या तो 7 का बी कर लो, दोनों में से जो आप करना चाहते हो वो आप कर लो, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है प्रश्न संख्या 8, और प्रश्न संख्या 8 में भी, प्रश्न संख्या 8 में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी आपके पास विकल्प होगा कि दोनों में से कोई एक आप कर लीजिए। तो हर जगह आपके प्रत्येक प्रश्न में यदि हम देखें तो प्रत्येक प्रश्न में आपको ये अथवा वाला विकल्प प्रत्येक प्रश्न में देखने को मिलता है, लेकिन प्रत्येक सेक्शन का जो पहला प्रश्न होगा जहां पे ए बी सी डी और ई में प्रश्नों का विभाजन होगा, वहां पर ये व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी अथवा वाला, वो कंपलसरी है। उसके अलावा प्रत्येक प्रश्न में आपको ये व्यवस्था देखने को, अथवा वाली व्यवस्था देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आइए हम जहां पे थे वहां पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पेपर के बारे में। अब लिखने का तरीका क्या होता है, क्या मेथड होता है जो हम गलतियां करते हैं। पहला जो गलतियां हमसे अधिकतर होती हैं वो क्या है कि जब हम, जैसे हमने देखा कि सेक्शन 1, सेक्शन
2 और सेक्शन 3 में हमारा प्रश्न पत्र बचा है। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रश्न यहां से लिख दिए, एक यहां से लिख दिए, एक यहां से लिख दिया, और मतलब कोई क्रम नहीं होता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए जब हम उत्तर लिखने बैठे तो एक सेक्शन को, मान लो सेक्शन फर्स्ट हमने उठाया तो सेक्शन फर्स्ट को पहले 100% कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर किसी सेक्शन में जाएं। मान लीजिए आप सबसे पहले सेक्शन 3 हल करना चाहते हो, कोई बुराई नहीं है, आप पहले सेक्शन 3 को 100% हल कर लीजिए, उसके बाद फिर दूसरे सेक्शन में जाइए। ऐसा नहीं कि सेक्शन 1 का 1 लिख दिया फिर बी का 1 लिख दिया, ऐसा नहीं। ऐसा करने पे एग्जामिनर को भी समस्या होती है और फिर आपके लिए समस्या खड़ी कर देते हैं एग्जामिनर। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। अब हमारे जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें मिलते हैं 36 पेज, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए यदि हम देखें तो लगभग 5.5 पेज की व्यवस्था प्रत्येक प्रश्न के लिए की गई है। और यदि हम लिखते हैं तो 3 से 3.5 पेज तो हमें अनिवार्य रूप से लिखना होता है, इसमें इससे कम में तो बात नहीं बनती है। ठीक है, अब यदि हम शब्द सीमा की बात करें कि कितने शब्द हमें लिखने होते हैं, तो जैसे आपका शब्द सीमा की जब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, शब्द सीमा की बात करें तो जो सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन का जो पहला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी और ई 5 प्रश्न आपको लिखने होते हैं, तो यहाँ पे आप अधिकतम 100 से 120 शब्द में इसका जवाब दे सकते हो। मतलब ये जो प्रश्न है 8-8 अंक के, 7-7 अंक के, इसका जवाब आप 100 से 120 शब्दों में आसानी से दे सकते हो। और यदि आप लिख सकते हो तो 150 शब्दों तक भी यदि आप लिखते हो तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब जो प्रश्न है 38 अंक के, जो एक ही प्रश्न 38 अंक का पूछा जाता है, इसकी जब शब्द सीमा की हम बात करते हैं तो जैसे हमने बोला मानक की भैया 3.5 पेज से लेकर 4 पेज आपको लिखना है, या बहुत कम आप लिखते हो तो मान लो 3 पेज लिखना है, 3 पेज आपको लिखना है। अब कोई जो लिखता होगा, कोई एक पेज में 150 शब्द लिखता होगा, कोई हो सकता है 200 शब्द लिखता हो, तो हमें एक मानक ले लेना है कि एक पेज में हम 150 शब्द लिखते हैं, अच्छा सा सुंदर सा दूरी बना के, तो 150 के हिसाब से 15 45, मतलब 450 से 500 शब्द हमें 48 जो 38 अंक के प्रश्न है उसमें हमें लिखना होता है। ये कम से कम है, इस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो शब्द सीमा की बात यहाँ पे क्लियर हो गई। शब्द सीमा की बात जब हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के संदर्भ में याद रखना है कि यदि हम मानक बनाएं कि 8 प्रश्न हमें लिखना है, मान लो जीएस पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं जहां स्टैटिक्स नहीं है, 8 प्रश्न लिखना है, और थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चलते हैं कि हम प्रत्येक में 600 शब्द लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं? 4800 शब्द हो रहे हैं। समय कितना मिल रहा है? यहाँ पे 180 मिनट का समय मिल रहा है। तो इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो हमारा आता है 26 शब्द पर मिनट। तो हमारी जो स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम 26 शब्द पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, कम से कम 26 शब्द पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, इससे कम में बात नहीं बनेगी। तो जब भी हम लिखने बैठते हैं तो हमें 26 शब्द पर मिनट का टारगेट करके चलना है, 26 शब्द पर मिनट का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात आती है कि हम शुरुआत कैसे करें। आप में से कुछ लोग होंगे जो नए होंगे, अभी तक आपने उत्तर लेखन नहीं किया होगा, मतलब 0 से आपकी शुरुआत हो रही है, 0 से हीरो बनने का क्रम आपका जारी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं बताता हूं कि कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हमें आंसर राइटिंग की बात आ रही है कि क्या करनी है, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को आप देखोगे सबका अलग अलग बताने का तरीका होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने किया और मुझे काफ़ी मदद मिली मेंस एग्जाम में, यूपीएससी के मेंस एग्जाम में 2 बार क्वालिफाई भी हुआ। ठीक है, तो उस तर्ज पे यदि हम बात करें तो हम 3 स्टेप में इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप? एक हो गया फर्स्ट स्टेप, एक है ये आपका सेकेंड स्टेप और एक है थर्ड स्टेप। 3 स्टेप में हम लेकर के चलते हैं, और एक हमारा होता है प्रो स्टेप, या आप कह लीजिए फाइनल, ये हमारा 4th होता है। ठीक है, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। अब ये 3 स्टेप में हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? मान लो हमें कुछ नहीं पता, आंसर राइटिंग का ए भी हमें नहीं पता, तो हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे मान लो इसी बार अभी जो एग्जाम हुआ उसका हमने प्रश्न उठा लिया, ये आपका प्रश्न देखने को मिल गया। मान लो संथाल विद्रोह पर टिप्पणी था, छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं, संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। अब जो 0 से शुरुआत कर रहा है उसको ये नहीं पता कि हमें कैसे करना है, उसका तैयार भी नहीं होगा, शायद टॉपिक तैयार भी ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो टॉपिक है
जो टॉपिक है उसको खूब अच्छे से तैयार करिए, जो टॉपिक है उसको खूब अच्छे से तैयार करिए। यहाँ पे समय सीमा का आप ध्यान मत रखिए, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है इस टॉपिक से जुड़े हुए मटेरियल को कनेक्ट करने में, इसको करेक्ट करने में, इसको इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में, उस पर आप मत जाइए। मतलब टॉपिक जो देखा आपने उससे जुड़ा हुआ जो मटेरियल है उसको बिना समय सीमा को देखे हुए आप कलेक्ट करिए, चाहे वो 1 घंटे लग जाए, 60 मिनट लग जाए, 120 मिनट लग जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद जब आपने कंटेंट ले लिया, कंटेंट आपके पास हो गया, अब कंटेंट को प्रश्न के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। जैसे आपने कंटेंट 2-4 जगह से आपने पढ़ा होगा, अब संथाल विद्रोह पे टिप्पणी लिखना है तो संथाल विद्रोह आपने देखा, तो इसको व्यवस्थित करना है कि भैया प्रश्न में क्या पूछा गया है और जो कंटेंट आपका है उसका क्रम क्या होगा, किस क्रम में आप अपने उत्तर को लिखोगे, उसको व्यवस्थित करिए। और यहां पर भी आप समय का ध्यान मत दीजिए, ठीक। कितना समय लग रहा है उस पर मत जाइए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, जितना भी समय लग रहा है। अब जब आपने व्यवस्थित कर लिया कि हाँ हमारा ये आंसर फॉर्मेट होगा, हम यहां से शुरुआत करेंगे, प्रस्तावना में ये लिखेंगे, स्टार्टिंग में भूमिका में, मुख्य भाग में इसको लिखेंगे और निष्कर्ष में ये लिखेंगे, आपने डिसाइड कर लिया। फिर आपको क्या करना है कि आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। और जब आप आंसर लिखने बैठते हो तो अब यहां पर भी समय का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। मतलब फुल टाइम लीजिए, पूरा समय लीजिए और अच्छे से व्यवस्थित करके लिखिए। अब जब आपने लिख लिया, इसके बाद का स्टेप होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। जब आपने लिख लिया तो आप स्वयं उसको पढ़ोगे और जब आप मूल्यांकन करोगे तो बहुत सारी कमियां आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी कमियां निकलेंगी। तो जब मूल्यांकन में कमियां निकल रही हैं, इनको आप अंडरलाइन करिए, आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है आपने पढ़ा तो आपको देखने को मिल जाए, अच्छा ये लाइन ये तो हमें यहाँ नहीं लिखनी थी, दूसरे में लिखनी थी, तीसरे में लिखनी थी। तो उनकी कमियों को आप पहचानिए, उनकी कमियों को आप पहचानिए और कमियों को पहचानने के बाद एक दूसरा उत्तर लिख डालिए, ठीक है। कमियों को पहचानने के बाद एक दूसरा उत्तर लिख डालिए, कमियों को पहचानने के बाद एक दूसरा उत्तर आप लिख डालिए। और जब दूसरा उत्तर आप लिखने बैठते हैं तो फिर लिखने के बाद इसका पुनः मूल्यांकन करना है, लिखने के बाद इसका पुनः मूल्यांकन करना है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना काम करना है। अब बात आती है स्टेप 2 में कि भैया स्टेप 2 क्या है और इसको कितने दिन तक लेके चलना है। स्टेप 1 को एक कम से कम 2 से 3 महीने इसको लेकर के चलना है, ठीक है। अब बात आती है स्टेप सेकेंड की। स्टेप सेकेंड ये भी 2 से 3 महीने इसको भी लेके चलना है। अब जब 2 से 3 महीने आपने उत्तर लेखन कर लिया तो आप अपने आप में कुछ बदलाव देख रहे होगे। क्या बदलाव देख रहे होगे कि पहले जब कंटेंट आपके पास होता था फिर भी आप लिखने बैठते थे तो शब्दों का क्रम नहीं लगा पाते थे, ठीक है। विचार तेजी से मस्तिष्क में नहीं आते थे कि किस तरह से इसको लिखना। भले कंटेंट आपको पता था, सब कुछ आपको पता था, पूरी नॉलेज है, लेकिन जो शब्द और आप कह सकते हैं ना मस्तिष्क में, और आप जब लिखने बैठते हो तो आपके हाथ में जो क्रमबद्धता थी वो नहीं होती थी। आपको सब कुछ पता रहता था लेकिन क्रम आप नहीं निर्धारित कर पाते थे, क्रम में कमी रह जाती थी, शाब्दिक त्रुटियां कमी रह जाती थी। तो अब आप देखोगे 2 महीने की एक्सरसाइज के बाद कि ये सब कमियां जो हैं ये दूर हो गई हैं। ये सब कमियां क्या हैं, ये सब कमियां दूर हो गई हैं, लगभग 60% ये कमियां आपकी दूर हो गई हैं। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है, सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है कि कंटेंट आपने देख लिया, यहां भी मान लीजिए अब कंटेंट आपको नहीं पता है, आप कंटेंट देख सकते हो, ठीक है, कंटेंट देख सकते हो। लेकिन यहां पे अब क्या करना है कि जब आप उत्तर लिखने बैठते हो तो एक टाइम लिमिट लगानी है। कितनी टाइम लिमिट लगानी है, मान लो आपके किसी उत्तर लिखने के लिए 10 मिनट का मानक है, आप यहाँ पे 20 मिनट ले लो, 2 गुना समय ले लो, ठीक है। लेकिन और सारी चीजें पहले की तरह फॉलो करनी है कि लिखना है, फिर मूल्यांकन करना है, कमियों को दूर करके फिर से लिखना है और इस तरह से इस स्टेप को काम करना है, इस पे आगे करना। बस इसमें क्या बदलाव हो गया कि टाइम लिमिट पर आपने काम करना शुरू कर दिया। इसको भी 2 महीने करना है। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में जब हम आते हैं तो यहां पे हम क्या काम करेंगे, यहां पे हम काम करते हैं कि अब कंटेंट भी हमें देखना नहीं है, अब कंटेंट हमारा तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम लगभग 4 से 6 महीने हो गए ना, तो इस दौरान हमने कुछ पढ़ा होगा, तो जो पढ़ा है उसी का लिखना है। कंटेंट हमें तैयार होने चाहिए हमारे पास, और टाइम लिमिट जैसे हम प्रश्न देखते हैं उसी समय टाइम लगा लेना है। और टाइम
यहाँ भी आप 2 गुना समय ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि कंटेंट को भी आप, जैसे आपका जो कंटेंट, जैसे आपने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद वहीं पे आपने टाइम लगा लिया कि अब पढ़ते समय ही टाइम आपका स्टार्ट हो गया और यहाँ भी आप 2 गुना समय ले सकते हो। अब यहाँ पर भी सारी चीजें समान रहेंगी, बस समय आप 2 गुना ले लोगे, कंटेंट अब आप नहीं देखोगे और उत्तर लेखन आप यहाँ पे करोगे। इसको 2 से 3 महीने लगातार करना है। अभी समय क्या है, 2 गुना है। अब इसके बाद आपकी परीक्षा नजदीक आ जाएगी। जब आपकी परीक्षा नजदीक आ जाती है तो एक जो फाइनल स्टेप है वो करना है, ठीक है। फाइनल स्टेप क्या है कि अब आपको प्रयास करना है कि यहाँ पे समय सीमा का ध्यान रखा जाए, समय का ध्यान रखा जाए। और समय के ध्यान रखने के साथ साथ एक चीज और करना है यहाँ पे कि जो कंटेंट थे वो भी आपको नकल नहीं करनी है। और समय यदि 10 मिनट का मानक है तो आप 10 मिनट में उत्तर लिखोगे। और अभी तक जैसे 1, 2, 3 उत्तर लिखते थे, अब यहाँ पे क्या करोगे कि एक साथ कम से कम 4 उत्तर, 5 उत्तर लिखने का प्रयास करोगे, 3 उत्तर लिखने का प्रयास करोगे, सिर्फ 1 उत्तर लिखकर बैठ नहीं जाओगे। तो ये एक फॉर्मेट है, इस तर्ज पर आपको आगे बढ़ना है। तो जो नए हैं आप इस तर्ज पे आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत मदद आपको यहाँ पे मिलने वाली है, बहुत मदद यहाँ पर आपको मिलेगी। तो याद रखना है, ये सारी चीजें आपको अनिवार्य रूप से करनी है, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है आगे के समय में। बाकी कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उत्तर लेखन की जो क्लास है या मेंस को लेकर के जो क्लास है 8 PM पर अब नियमित सोमवार से शुक्रवार में रहेगी। सोमवार से शुक्रवार में नियमित अब आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो अपनी चर्चा को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।